धाकड़ समाचार, बेखौफ जुबां, बेबाक अंदाज। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा कि अब ये आदिवासियों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, ओबीसीयों पर मुनहसिर है कि अगर वो अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती है तो तुमको जरूरी है कि मैं तुमको वोट डालने का हक भी दे रहा हूं और वोट हासिल करने का भी हक दे रहा हूं। भारत का संविधान, जो हमारे संविधान बनाने वालों ने हमसे क्या कहा कि अगर तुम लिबर्टी हासिल करना चाहते हो, आजादी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम इक्वालिटी हासिल करना चाहते हो, मसावात हासिल करना चाहते हो, अगर तुम जस्टिस हासिल करना चाहते हो, इंसाफ, अगर तुम फ्रेटर्निटी हासिल करना चाहते हो, भाईचारगी, तो याद रखो तुमको अपने मुकद्दर के फैसले खुद करना पड़ेगा। और तुम अपने मुकद्दर के फैसले उस वक्त करोगे जब तुम एक सियासी ताकत बनोगे। तुम सियासी ताकत उस वक्त बनोगे जब तुम अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब करोगे। और कौन तुम्हारे नुमाइंदे होंगे? जो कांग्रेस, बीजेपी और दूसरी पार्टी का नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे ही दरमियान से तुम किसी एक दीवाने को या फिर तुम्हारी बहन को तुम जब कामयाब करोगे, वो जब तुम्हारे नुमाइंदे तुम्हारे वोट से कामयाब होकर गुजरात की असेंबली में जाएंगे तो उनकी जबानों पर ना मोदी का खौफ होगा, ना कांग्रेस का खौफ होगा, बल्कि उनकी जबानों पर तुम्हारी नाइंसाफियों की दास्तानें होंगी। उनकी जबानों पर इंसाफ की मुतालबा होगा। यही पैगाम देने के लिए हम आए हैं, यही पैगाम और हमारा मकसद एक ही है। इसीलिए आज हम छोटू भाई वसावा के साथ खड़े होकर उनसे कंधे से कंधा मिलाकर हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप ना सिर्फ इसमें साथ दीजिए बल्कि हमारे लिए दुआ करिए। और आपसे अपील कर रहा हूं, याद रखो, जमहूरियत में डरने से कुछ हासिल नहीं होता। जमहूरियत में सिर्फ खामोश बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। याद रखो, जो सबसे ज्यादा आवाज लगाएगा उसी की आवाज सुनी जाएगी। जो रोएगा दुनिया उसको और दबाएगी। जो डर जाएगा इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले उसको और डराएंगे। आप मुझसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी तुम क्या कह रहे हो कि जो डराएगा, जो डरता है उसको और डराया जाएगा, जो रोता है उसको और रुलाया जाएगा, और जो सबसे ज्यादा आवाज लगाएगा तो उसकी आवाज को सुना जाएगा। ऐ भरूच के जियालो, ऐ भरूच के मेरे शेरों जो तुम आज यहां पर जमा हुए, सुन लो मेरी इस बात को, सुन लो मेरी इस बात को। भारत के किसानों ने नरेंद्र मोदी की नींद को हराम करके रख दिया। वो किसान निकल कर आए, वो किसान निकल कर आए, हजारों की तादाद में निकल कर आए, नारे लगाए, दिल्ली को अपना ट्रैक्टर लेकर आया। तो भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 300 एमपी है, आज वो परेशान है, टाई टाई उनकी हो रही है कि कैसे किसानों से मुकाबला किया जाए। वही इत्तेहाद के मजाहरे, वही जमहूरियत के मजाहरे आपको गुजरात में करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी, बीजेपी जानती है कि संसद में, विधानसभा में इनके पास इतनी ताकत है कि जो लोग चुन कर जाते हैं वो गूंगे बन जाते हैं, जिनको वोट डालकर भिजाया जाता है वो अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। इसीलिए जमहूरियत आपसे मुतालबा कर रही है। अंबेडकर का संविधान तुमसे कह रहा है कि अगर तुम जिंदा कौम हो तो हरकत करो, हरकत में बरकत है। तुम्हारी खामोशी दुनिया को पैगाम दे देगी कि तुम जिंदा कौम नहीं हो। जिंदा कौम का मतलब यह है कि जिंदगी का सबूत देना है। मैं हमारे आदिवासी भाइयों से कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में जयपाल सिंह मुंडा ने जो कुर्बानियां दी हम उनको सलाम करते हैं। यही जयपाल सिंह मुंडा थे
जिन्होंने आदिवासियों के लिए शेड्यूल 5 का जिक्र संविधान में किया था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी लड़ाई हमारी बका की लड़ाई है। ये हमारी लड़ाई हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इस मुल्क में अमन को मजबूत करने की लड़ाई है। मैं आज के जलसे से उस अजीम आदिवासी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रुकन जयपाल सिंह मुंडा को भी सलाम करता हूं कि इन बुजुर्गों ने हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये सोचकर शेड्यूल 5 का इनकॉर्पोरेशन भारत के संविधान में किया था। मैं आज के जलसे में मोहतरम जनाब अहमद पटेल साहब को भी खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा। ये उनकी सरजमीन है। यहीं से अहमद भाई निकलकर दिल्ली गए और कांग्रेस पार्टी के ऊंचाइयों तक पहुंचे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अहमद पटेल साहब की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भरे, अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। मैं यकीनन अहमद पटेल साहब से मेरे ताल्लुकात थे, मुखालिफत भी मैं उनकी करता था, मगर एक नेक आदमी थे और यकीनन उन्होंने बहुत कुछ किया है और मुझे यकीन है कि अल्लाह उनको उसका अजर आखिरत में भी देगा, उनकी खबर में भी देगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके फर्जन को उनका नेक ने में बदल बना दे। अल्लाह उनकी कुर्बानियों को रायगा जाने ना दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, अभी हमने आपके सामने कहा कि शेड्यूल 5 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। मैं भरूच के और गुजरात के मुसलमानों से और गुजरात के उन जनता से जो अंबेडकर के संविधान की खूबसूरती और ताकत को समझते हैं, गुजरात में एक कानून है जिसका नाम है डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट, जिसमें कोई अपना घर कलेक्टर से इजाजत लिए बगैर नहीं बेच सकता है ना कानून ये। अब आप ये देख लो, मैंने क्या कहा था आपसे कि हम छोटू भाई वसावा साहब के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक तरफ आदिवासी कह रहा है कि शेड्यूल 5 का इंप्लीमेंटेशन हो, तो कहा जाता है कि नहीं इंप्लीमेंटेशन करेंगे, बीजेपी की सरकार कहती है। दूसरी तरफ अंबेडकर का बना हुआ संविधान कहता है कि गुजरात में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट संविधान के खिलाफ है, इसको हटाओ। तो बीजेपी कहती हम इसको नहीं हटाएंगे। मैं अपना घर और दुकान नहीं बेच सकता हूं और तुम वहां पर शेड्यूल 5 का प्रोटेक्शन आदिवासियों को नहीं दोगे, उनकी जमीनों पर कब्जा करोगे। 121 गांवों को इको सेंसिटिव आपने करार दे दिया, पानी आपने निकाला हमारी जमीनों को लेकर, और आदिवासी गांव तक पीने का पानी मुहैया नहीं किया जाता। तो आखिर कौन सा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात बीजेपी कर रही है? ना शेड्यूल 5 का इंप्लीमेंटेशन होता है, ना डिस्टर्ब एरियाज एक्ट निकाला जाता है जो भारत के संविधान के पूरा खिलाफ है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ, सुप्रीम कोर्ट का पुट्टुस्वामी का जजमेंट है, प्राइवेसी का जो इस कानून की धज्जियां उड़ाता है। मगर आप, क्योंकि ये कमजोर है और इस पर जुल्म करना इनका मकसद है, आदिवासियों की जमीन छीन ली जाए, आदिवासियों के कल्चर को खत्म कर दिया जाए, आदिवासियों की तहजीब को खत्म कर दिया जाए। क्या ये बात सच नहीं है? बताओ आरएसएस वालों कि भारत में अगर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किसी का हुआ है तो आदिवासियों का हुआ है। क्या आईआईटी रुड़की की स्टडी नहीं है
कि इस मुल्क में 2,40,00,000 लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ डैम के नाम पर, रिवर के नाम पर, उसमें 60% से ज्यादा तो आदिवासी है। IIT रूड़की की स्टडी है। उसके बावजूद भी आप शेड्यूल 5 का इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया आपने, मगर क्या आदिवासियों की यूनिटी को डिसयूनिटी में तब्दील कर देंगे आप? ये कौन सी यूनिटी है कि मेरी जमीन को छीनकर, मेरे को पानी नहीं पहुंचाकर, मेरी तहजीब को खत्म करके आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? मगर मैं गुजरात के मुसलमानों को पैगाम दे रहा हूं, मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि सीखो आदिवासियों से कि बीजेपी की हुकूमत 25-26 साल से इस सरजमीन पर, यहां पर बरसों से आरएसएस ने अपना काम किया, मगर उसके बावजूद भी मैं छोटू भाई वसावा साहब आपको सलाम करता हूं कि आपकी और आपके समाज ने आपके 2 MLAs को जिताया यहां पर। ये इनको कामयाब किया, बीटीपी को, हमारे महेश भाई को और उनके साथियों को। इन आदिवासियों ने हमको पैगाम दिया, मुसलमानों को, कि देखो हमारी जमीनें छीन ली गई, हमारे जमीन के अंदर जो सोना है, कोयला है, उससे महरूम कर दिया गया। मगर हम ना उम्मीद नहीं हुए। हमने छोटू भाई को अपना नेता माना, अपना बड़ा माना, और हमारी लड़ाई के लिए उनको अहमदाबाद में भिजाया, क्योंकि हम ये मानते हैं, आदिवासी जानता है कि उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो बीजेपी कांग्रेस वाला नहीं लड़ सकता। उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ सकता है तो उन्हीं के दरमियान का छोटू भाई वसावा लड़ सकता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमको सीखने की जरूरत है। यकीनन मेरे इस जुमले से बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, मगर मेरा मकसद यह है कि सच्चाई को बयान किया जाए और आपके दिलों में एक जोश को पैदा किया जाए, एक फिक्र दिया जाए आपको, ताकि जब आप यहां से उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं छोटू भाई वसा साहब के घर पर आज हम निकलने से पहले, हमको मीडिया के लोग आते हैं। माशाअल्लाह से पूरे भारत में अगर कोई बदनाम है तो ये दीवाना आपके सामने जो खड़ा हुआ। मीडिया के लोगों को लगता है कि इस दाढ़ी वाले का सर पे जिसकी टोपी है उसका इंटरव्यू लेंगे तो उनका टीआरपी बढ़ता है। हमको भी कोई फिक्र की बात नहीं है, वो भी अपना काम, हम भी अपना काम करते हैं। मगर हमसे आज एक अजीब सवाल किया गया। हमसे टीवी चैनल के एक मोअज़्ज़िज़ जर्नलिस्ट ने हमसे सवाल किया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप मोदी और अमित शाह के गुजरात में क्यों आए हैं? महेश भाई आप सुने ना, आप थे, सुने। तो मैंने कहा यह सवाल आपका गलत है। गुजरात भारत का हिस्सा है, मैं भारत का एक बाशिंदा हूं, बाइज्जत बाशिंदा हूं, अव्वल दर्जे का सिटीजन हूं, और मैं भारत में किसी भी कोने में जा सकता हूं। मैं और कुछ भी कहना चाहता था मगर नहीं कहा, इसलिए कि आपके दरमियान में उसका जवाब देना चाहता था। मैं हमारे वो मीडिया के लोग जिनके दिमागों में ये बात बैठ चुकी है कि ये गुजरात मोदी और अमित शाह का है, ये आपकी गलत सोच है, ये आपकी गलत सोच है, आपकी अनपढ़ सोच है, आप नहीं जानते। मैं तो ये समझता हूं और मानता हूं ये गुजरात गांधी का गुजरात है, ये गुजरात गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात ही रहेगा।
क्योंकि अमित शाह और मोदी गांधी से बड़े नहीं है, ना कभी होंगे इंशाअल्लाह। ये गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात रहेगा। ये वो गुजरात है जहां की जनता ने अपनी दिमागी काबिलियत की बुनियाद पर, अपनी मेहनत की बुनियाद पर इस भारत को मजबूत किया। ये उन लोगों का गुजरात है। ये गुजरात छोटू भाई वसावा का गुजरात है। ये गुजरात छोटू भाई वसावा का है। मगर अगर हर कोई ये कहेगा कि नहीं ये मोदी और अमित शाह का गुजरात हो गया, हां यहां से गए जरूर, बहुत से आएंगे चले जाएंगे, मगर गुजरात की पहचान तो गांधी से होगी ना। गुजरात की पहचान यहां के आदिवासियों से होगी। गुजरात की पहचान यहां की तहजीब और तमद्दुन से होगी। गुजरात की पहचान उन लोगों से नहीं हो सकती जो आजादी के बाद आए और आकर थोड़ा बहुत सियासत में काम किया। उनको जनता ने उनको वहां दिल्ली पहुंचा दिया, मगर मीडिया के लोगों वो पूरा नहीं, थोड़े लोग जरा हिस्ट्री पढ़ लो और कभी भी सवाल करने से पहले, खास तौर से मुझसे जब सवाल करेंगे, एहतियात से। हम अच्छों को नहीं छोड़ते, क्योंकि मैं किसी के घर में मेहमान था, इसीलिए जरा अपनी खराब जबान को रोक लिया, वरना मैं जबान का बड़ा गंदा, जिसलिए कहते ना कि ये हेट स्पीच देता, जहां जाता हेट स्पीच देता। मैं कभी भी ये नहीं कहा, ना मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना हूं और ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई भारत के संविधान में जो हमको हक दिया गया, उन हक हुकूक को हासिल करना है, और वही लड़ाई उस वक्त कामयाब होगी जब आप साथ देंगे। साबिर काबुली वाला, असदुद्दीन ओवैसी गुजरात को अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आए। इम्तियाज जलील, वारिस पठान अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए गुजरात को नहीं आए। हम गुजरात को इसलिए आए ताकि पूरा वंचित समाज एक हो जाए। इस वंचित समाज का एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल हो रहा है। मैं गुजरात को इसलिए आया हूं कि तुम्हारे दरमियान में मुझसे ज्यादा काबिल किसी को अल्लाह लीडर बना दे, जो सच्चाई के साथ गुजरात की विधानसभा के में जाकर गुजरात की विधानसभा के दरों दीवारों को इंसाफ का नाम लेकर उन दीवारों को हिला कर रख दे। ये मेरा मकसद है, ये हमारा पैगाम है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुत्तहिद रहिए और मजलिस और छोटू भाई वसावा की बीटीपी पार्टी का साथ दीजिए। हमारा मकसद एक ही है कि ये जो दो पार्टियां गुजरात में चल रही हैं, ये मामू भतीजे की पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी। ये मामू भतीजे हैं। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता हूं। ये कांग्रेस वाले, अब मीडिया हमसे एक बार सवाल किए कि कोई आपको बोलता बी टीम है, आप फुला करते। मेरे भाई, आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के जितने विधायक जीते थे, उसमें से 12 बीजेपी में भाग गए। मेरे से पूछ के गए थे, या छोटू भाई वसावा के पास बैठकर बातचीत करके गए थे। ये तो मोदी अमित शाह से पहले से मिले हुए थे। ये इनका अंदर का रिश्ता है, इनका अंदर का कनेक्शन है। कांग्रेस और बीजेपी ऐसा है ना कि 3G से 4G, ये दोनों उतना ही है। ये कभी अलग नहीं हो सकते। याद रखो आप मेरी बात को। गुजरात की जनता को आज एक विकल्प की जरूरत है।
उस विकल्प और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत से मसाइल हैं मुसलमानों के, आदिवासी के, दलित भाई और बहनों के, ओबीसी समाज के, मगर याद रखिए, अगर हर कोई जीत कर रूलिंग पार्टी में जाकर कूद जाएगा तो उन गरीबों का कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई ये समझता है कि मैं एमएलए बन गया, मैं रूलिंग पार्टी के साथ चला जाऊंगा तो मेरा कोई फायदा हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसकी मिसाल तुम्हारे सामने छोटू भाई वसावा है। 7 बार के एमएलए, कई बार इनको एनकाउंटर करने का ऑर्डर निकला, जेल की सलाखों में डाला गया, मगर मैं फिर से आदिवासियों को सलाम करता हूं कि उन्होंने दीवार की तरह, एक शीश पिलाई हुई दीवार की तरह अपने लीडर का साथ नहीं छोड़ा और कहा कि सत्ता की जरूरत नहीं है। छोटू भाई वसावा और महेश भाई, तुम जाओ असेंबली में जाकर हमारी लड़ाई लड़ो, हमारे दिलों में जो छुपा हुआ गम है उसको बयान करो, हमारे आंख में आंसू आने मत दो, हमारे बच्चों के हौसलों को बुलंद रखो। तुम लड़ाई लड़ो, जीत हार तो ऊपर वाला तय करेगा, मगर मर्दानगी वो है जो इख्तिदार के सामने खड़े होकर उनकी आंख में डालकर कहे कि नरेंद्र मोदी, तुम्हारा CAA का कानून, तुम्हारा ट्रिपल तलाक का कानून, तुम्हारा UAPA का कानून, ये संविधान के खिलाफ है। हिम्मत और हौसला और हक को बयान करने का मकसद एक ही है ताकि तुमको पैगाम मिल जाए कि जब अगर कोई 2 MP भी हो और बीजेपी के 300 हो तो मोदी की हुकूमत के सामने सच्चाई को बयान करने के लिए जो काम गांधी ने किया था कि सफेद फार्म हुकूमत के उस गलत कानून को गांधी ने फाड़ा, तो तुम्हारा ये दीवाना बीजेपी के 300 MP के सामने CAA कानून को फाड़ कर रख दिया। ये काम करना, मिनिस्टर बनना,